कल छठे चरण का चुनाव होने वाला है और बिहार में 8 सीटों पे चुनाव होगा और इन 8 सीटों में 3 जो सीटें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे शिवहर, सिवान और वैशाली की जो सीट हैं ये काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही हैं, क्योंकि कहीं पे बाहुबली खुद तो कहीं पे बाहुबली की पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं। सिवान की बात करें तो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब खुद चुनाव मैदान में इस बार उतरी हुई हैं, तो वहीं शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं और वहीं वैशाली में खुद मुन्ना शुक्ला इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं। तो ये हॉट सीट तो है ही। अब देखने वाली बात है कि इनका जो पुराना रिकॉर्ड रहता है उस हिसाब से जनता कितना इनको तरजीह देती है, क्या इनके साथ जाती है या इनके साथ नहीं जाती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इन हॉट सीटों के अलावे भी जो सीटें हैं उसमें महाराजगंज, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर, इन सीटों पे भी चुनाव होने वाला है। लेकिन लोगों की नज़र जो है इन जो 3 सीटें, काफ़ी नज़र इस पे बना रहेगा, क्योंकि जितने भी बहुत समय बाद जितने भी बाहुबली हैं उनकी पत्नियां चुनाव मैदान में उतरी हैं और सबकी नज़र ये है कि जनता क्या इनको रिजल्ट देती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। कल छठे चरण का चुनाव। कल देश में छठे चरण का लोकसभा का चुनाव होना है, जिसमें 8 राज्य हैं और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। भारत एक्सप्रेस ने दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर के आम जनता की राय जानी। जनता का कहना है कि फिलहाल दिल्ली में वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि अभी भी बेरोजगारी और सुरक्षा को लेकर के सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत एक्सप्रेस से कुछ दूसरे प्रदेश से आए युवक और महिलाओं ने कहा कि दिल्ली में अभी भी सुरक्षा चिंता का विषय है और सरकार को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। तब ये देखना होगा कि आखिरकार केंद्र पर किसका राज होता है और किसकी सत्ता बनती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में 25 मई यानी शनिवार को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव आयोग ने दिल्ली में सारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सारी तैयारियां पूरी कर ली है। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार खास व्यवस्था की है। सारे पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी के साथ साथ मेडिकल टीम को भी लगाया गया है। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं, जो नहीं चल सकते या जो विकलांग हैं, उनके लगभग 5000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आए हैं, जिनको घर से ही वोट करने की अनुमति दी गई है। तो साथ ही साथ दिल्ली में इस बार 70 पिंक बूथ और 70 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जहां समुचित व्यवस्था की गई है ताकि वहां किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं। और इसके साथ ही सारे पोलिंग स्टेशन को चुनाव आयोग द्वारा ब्रॉडकास्ट के जरिए जोड़ा गया है ताकि उसे CCTV से निगरानी रखी जाए। इसके अलावा इस बार 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें जो पिछले 2019 के मुकाबले 6% से ज़्यादा है। महिला मतदाताओं की संख्या ही बढ़ी है, जो 3% के अलावा है। इसके साथ साथ दिल्ली चुनाव आयोग ने एक खास व्यवस्था की है कि इस बार जो मतदाता कर्मी पोलिंग स्टेशन पर जाना चाहते हैं उनके ई-रिक्शा की व्यवस्था की है, जो ई-रिक्शा का इस्तेमाल कर पोलिंग बूथ के लिए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़ के मतदान करें और इस प्रयास करें कि पहले 2 घंटों में ही अधिक से अधिक मतदान करें। इसके अलावा बीच जो दोपहर का समय होता है उसमें चुनाव आयोग ने एहतियातन कहा गया है कि आप अपने साथ आप पानी की बोतल रखें, इसके साथ ORS का घोल रखें ताकि कोई भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इंडी गठबंधन के वाराणसी से लोकसभा के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में शनिवार को कल कहा जाए कि कल सायं 4 बजे से वाराणसी में एक बृहद रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव एवं कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो प्रियंका गांधी कल वाराणसी में होंगी। कल वह बाबा काशी विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन करने के बाद सीर में पहुंचेंगी, जहां पे संत रविदास जी का दर्शन पूजन करेंगी। उसके बाद इनका रोड शो प्रारंभ होगा, जो कुष्मांडा देवी दुर्गा कुंड पे माता दुर्गा जी के दरबार तक आएगा और इस रोड शो के माध्यम से यह पूर्वांचल की समीकरण को साधने की कोशिश करेगी।
करेंगे तथा इंडी गठबंधन को विजय बनाने के लिए यह रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। सबसे खास बात यह होगी कि यह जो रोड शो होगा, यह रोड शो वाराणसी के कैंट विधानसभा तथा रोहनिया विधानसभा को प्रभावित सबसे ज्यादा करेगा और इस क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन नवनीत राय के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। छठे चरण के लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नामचीन हस्तियां भी मैदान में हैं। सुल्तानपुर से जहां मेनका गांधी ताल ठोक रही है, वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और उनके सामने भोजपुरी के स्टार हीरो निरहुआ ताल ठोक रहे हैं। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, जो महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री थे, वो ताल ठोक रहे हैं। माना जा रहा है कि कल चुनाव के बाद इनकी जो भाग्य होगा, किस्मत होगा, ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही गठबंधन के दल भी एड़ी चोटी लगा रहे हैं सारी सीटें जीतने के लिए। हालांकि सबका अपना अपना दावा है। जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, वहीं इंडिया गठबंधन के दल दावा कर रहे हैं कि हमारी शुरुआत यूपी से होगी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चंडीगढ़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उन्हें लोगों को सब कुछ सही बताना चाहिए, लेकिन वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। उन्होंने कई मुद्दों को उठाते हुए कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो वो C2+50% स्वामीनाथन फार्मूला किसानों के लिए मांग करते थे, लेकिन जब वो स्वयं प्रधानमंत्री बने तब वो यह वादा क्यों भूल गए। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से पंजाब के किसानों को खालिस्तानी और नक्सली बताकर किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, गलत है। पंजाब में बिजली क्यों कम दी जा रही है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां देश में सभी को बिजली आपूर्ति, निर्बाधा की आपूर्ति करने की बात केंद्र सरकार कहती है, वहीं पंजाब में बिजली क्यों सप्लाई नहीं की जा रही है। कई मुद्दों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से पीएम मोदी 400 पार का नारा अपने 56 इंच के सीने से देते थे, अब वो नारा फ्लॉप हो चुका है और आने वाले 4 जून को उन्होंने दावा किया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार बनने के 2 दिन के अंदर ही वो अपना पीएम चेहरा घोषित कर देंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बयानों के तीर रोज चलाए जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इंडी गठबंधन और उसकी अगुआ पार्टी कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है कांग्रेस को। इस तरह का आरोप ओपी चौधरी ने लगाया है। उन्होंने ये बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित करने के विज़न पे काम कर रहे हैं, 2047 का उनका विज़न है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इतने गर्त में क्यों चली गई, इसको लेकर राहुल गांधी को आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं भूपेश बघेल, उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग जो है उस पर उन्होंने डाउट जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो 24 घंटे में मतदान का प्रतिशत सामने आ जाता था, लेकिन आज डिजिटल तरीके से वोटिंग हो रही है, लेकिन कई दिन लग जाते हैं जब तक मतदान का प्रतिशत नहीं आता और फिर चौंकाने वाले परसेंटेज सामने आते हैं। तो इस तरह का आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाया और उन्होंने ये भी कहा साथ में भूपेश बघेल ने कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनांदगांव से कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़ाया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो उल जलूल बयान दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना आपा खो दिया है, मानसिक संतुलन गंवा बैठे हैं। और उन्होंने ये आरोप बीजेपी पे भी लगाया कि उसके नेता लगातार ऊट-पटांग बयान दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से रोज़ नए बयान जारी किए जाते हैं, पॉलिटिकल बयान जारी किए जाते हैं और ये बयान कहीं ना कहीं देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को प्रभावित भी करते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।
झारखंड में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर तमाम जिला प्रशासनों ने अपनी तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता करनी शुरू कर दी है। रांची के मोराबादी मैदान में डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को भेजने का काम उपायुक्त राहुल सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में दिन भर किया गया। तमाम पोलिंग पार्टियों को ये कहा गया कि चूंकि मौसम को देखते हुए और जिस तरह से इन इलाकों में बारिश का भी अनुमान लगाया गया है, ऐसे हालात में ये प्रयास करना है कि समय से पहले ही तमाम मतदान केंद्रों पर, तमाम बूथों पर जो है वो पोलिंग पार्टियों की मुस्तैदी से तैनाती हो जाए और मतदान जो है वो समय पर और सुचारू ढंग से शुरू किया जा सके। 25 मई को झारखंड की रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह सीटों पर मतदान होना है। उधर अंतिम चरण चुनाव को लेकर के संथाल परगना में अमित शाह और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का भी लगातार आज दौरा हुआ और उन्होंने तमाम सीटों पर मतदाताओं को अपील की कि वो उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने मतगणना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के तहत काउंटिंग एजेंटों की नियुक्ति की जा रही है और उन काउंटिंग एजेंटों को बाकायदा दोनों दल ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ साथ भोपाल में मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिस कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश की मतगणना पर नज़र रखी जाएगी। जो काउंटिंग एजेंटों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा कि आपत्ति के बाद भाई अगर सुनवाई नहीं होती है तो भोपाल में मुख्य निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की जाएगी। हर जिले में काउंटिंग इंचार्ज बनाए जाएंगे और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो काउंटिंग इंचार्ज अपने यहाँ जाकर बाकी काउंटिंग एजेंट को ट्रेनिंग देंगे। इन कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा जो पहले से मतगणना का अनुभव रखते हैं। कांग्रेस का फोकस वीवीपैट पर रहेगा, वहीं काउंटिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा मतगणना का कार्य देखेंगे। चुनाव आयोग ने भी मतगणना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस तैयारी के तहत जाके अब जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। महाराष्ट्र का 73% हिस्सा सूखे की चपेट में है और राज्य के 19 जिले भी प्रभावित हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आज शरद पवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर शरद पवार ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से उनको मदद पहुंचाई जाए, जिससे उनको राहत मिल सके। बता दें कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीरता भी अब बढ़ती जा रही है। नासिक, संभाजी नगर शहरों सहित कई जिलों में पेयजल की भारी कमी हो गई है। 19 जिले सूखे से प्रभावित है। कुल मिलाकर राज्य का 73% हिस्सा सूखे की चपेट में है। राज्य सरकार ने 1500 राजस्व मंडलों में सूखा घोषित कर दिया है, लेकिन वहां मदद नहीं पहुंच रही है। राज्य में पानी की स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। जलाशय में बहुत ही कम जल बचा है। संभाजी नगर में 1561 टैंकरों की मांग है, लेकिन पानी की आपूर्ति अभी भी कम है। शरद पवार ने कहा है कि सूखे की स्थिति को देखते हुए फसल ऋण के प्री फॉर्मेशन ऋण वसूली को रोक देना चाहिए। बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होना चाहिए। रोजगार गारंटी में ढील दी जानी चाहिए। शैक्षणिक शुल्क माफ किया जाना चाहिए। सूखे का असर इंसानों के साथ ही साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है, इसीलिए चारा शिविर शुरू किया जाना चाहिए। शरद पवार ने कहा है कि जिस तरीके से राज्यों में सूखा पड़ा है, उसका जो सीधा असर है वो वहाँ के स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि वहाँ के लोगों को राज्य सरकार की तरफ से कब मदद पहुँचाया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरीके से महाराष्ट्र के 19 जिलों में जो लोग हैं वो पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, उनको कब राहत मिलेगी। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। 5 चरणों के मतदान के बाद पीएम मोदी लगातार पूर्वांचल के दौरे पर हैं। भदोही, मिर्जापुर दौरे के बाद अब पीएम मोदी कल यानी 25 तारीख को गाजीपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय के लिए वोट मांगेंगे और चुनाव जिताने की अपील करेंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए गाजीपुर की सीट नाक की सीट बनी हुई है, क्योंकि वहां से
वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मुख्तार की मृत्यु के बाद ये पहला चुनाव है जब अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। ऐसे में लगातार बीजेपी इस बात को लेकर प्रयास कर रही है कि उस सीट को वो हर हालत में जीते, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने बीएसपी और सपा के गठबंधन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री मनोज सिन्हा को तकरीबन 1,20,000 मतों से हराया था। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कल जब पीएम मोदी गाजीपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे तो लोगों का किस तरह का रुझान आता है और उस जनसभा के बाद लोगों का किस तरह का रुझान बीजेपी की तरफ होता है। लेकिन ये तय है कि पीएम मोदी जहां भी दौरा करते हैं, रैली करते हैं, वहां का माहौल और मिजाज बदल कर रख देते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनकी रैली के बाद गाजीपुर के लोगों का कितना मिजाज बदलता है और पारस को इससे कितना फायदा पहुंचता है। कैमरा पर्सन ओनित के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार के कुछ अधिकारी गोपनीय तरीके से राजभवन में मुलाकात करते हैं। शक्ति यादव के इस आरोप का आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है कि जब जब वो राजभवन पहुंचते हैं बिहार के कुछ अधिकारी जाकर उनसे मिलते हैं। इसी बात को लेकर शक्ति यादव ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तमाम बातें शक्ति यादव ने कही और मनोज झा ने इसमें सहमति जताई और संविधान का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि यदि कोई संविधान को तोड़ेगा तो उसे जनता छोड़ेगी नहीं। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद किस हैसियत से कुछ अधिकारी राजभवन जाकर मिलते हैं। कुल मिला के चुनाव में खेला करने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और आरजेडी के तरफ से बीजेपी निशाने पे है। हालांकि इस आरोप के बाद बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पे कहा है कि हार से हताश इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।